मारवाड़ बुलेटिन में राजनीतिक हलचल कार्यक्रम और चुनाव नतीजों के विश्लेषण के साथ हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। नमस्कार, राम राम न खम्मा गनीसा। भारतीय जनता पार्टी का जय माँ काली सुपरहिट टीएमसी का हृदय माछे काबा नैन ए मदीना फुस हो गया। भाजपा का जय माँ काली सुपरहिट टीएमसी का हृदय माछे काबा नैन ए मदीना टाइफिस हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से ये तो तय हो गया है कि बंगाल में तयशुदा भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इस गाने ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई थी। बांग्लादेश के मशहूर कवि अब्दुल रहमान बोयाती, जो अविभाजित बंगाल में पैदा हुए थे, उनका एक लोकगीत हृदय माछे काबा नैन मदीना मानो बंगाल की सियासत के केंद्र में हो। अभिनेत्री से नेता बनी सयानी घोष ने चुनाव प्रचार के दौरान इस लोकगीत को मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के दौरान गाकर राजनीतिक सनसनी फैला दी थी। इस पर बंगाल चुनाव के दौरान खूब राजनीतिक बहस हुई और अब इसका नतीजा टीएमसी को भुगतना पड़ा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पर जो चुनाव प्रचार के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति का इल्ज़ाम लगा रही थी, सयानी के मन से गाए जा रहे इस गाने हृदय माछे काबा नैन मदीना को जनता ने उसका प्रतिबिंब मान लिया। ऐसे में ममता बनर्जी का पश्चिमी बंगाल में माँ, माटी और मानुष का नारा भी इस बार इसके आगे कुछ काम नहीं आया और भाजपा टीएमसी को इस बार घेरने में कामयाब रही। बंगाल के चुनाव में इस बार माँ, माटी और मानुष के नारे के साथ ही महिला सुरक्षा, घुसपैठिया, वोटर सत्यापन, जय बांग्ला बनाम जय श्री राम का नारा गूंजता रहा। लेकिन इस सब के बीच हृदय माछे काबा नैन मदीना ने जो सेंध टीएमसी को लगाई, उसे संभलने के लिए अब उसे 5 साल का इंतज़ार करना होगा। दरअसल काली की भूमिका में काबा का नारा पश्चिमी बंगाल के वोटरों को रास नहीं आया। दुर्गा पूजा के पंडाल में ममता की उपस्थिति में भी यही गाना गाया था। तब से लेकर अब चुनावी रैलियों में जिस तरह से टीएमसी के नेता इसको चुनावी नारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उसका पचा पाना राज्य की जनता के लिए मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जश्न के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, गंगा जी बिहार से होकर बंगाल तक बहती है। बिहार की जीत ने पश्चिम बंगाल में विजय का रास्ता खोल दिया है। मतलब गंगा जहाँ से निकलती है, यानी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, अब पश्चिमी बंगाल में गंगा सागर जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है, वहाँ तक सत्ता भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आएगी और आ गई। हिंदुत्व की राजनीति पश्चिम बंगाल की जनता को भी पसंद आ गई, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई। इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर नैरेटिव तैयार किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के इस गाने हृदय माछे काबा नैन मदीना को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश की और वह इसमें सफल भी रही। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने इसे पश्चिम बंगाल में काली बनाम काबा के रूप में पेश किया। उनका कहना था, टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल की आत्मा में माँ काली और माँ दुर्गा का वास है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम के साथ साथ जय माँ काली के नारे को भी प्रमुखता से आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर यह आरोप लगाती रही कि बंगाली अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी वास्तव में काबा और मदीना को बंगाल पर थोपने का प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में बंगाली पहचान का हिस्सा माछ और भात भी छाया रहा। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने एक सभा के दौरान कहा था, अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो आपके मछली, मांस और अंडा नहीं खाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक शाकाहारी संस्कृति वाली पार्टी है जो माछ, भात, बंगाली की अस्मिता को खत्म करना चाहती है। भाजपा ने ममता के इस वार का जवाब दिया। बंगाल में पार्टी के नेताओं ने शाक्त परंपरा शक्ति की पूजा का दामन थामा। अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मछली खाकर ये संदेश दिया कि वे बंगाली संस्कृति के विरोधी नहीं हैं। कई क्षेत्रों में
भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान हाथ में मछली लेकर जुलूस निकाला। महिला वोटर इस चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों के केंद्र में रही। महिला वोटर्स को साधने के लिए तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने महिलाओं के लिए पहले से चल रही लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपये की राशि को ठीक चुनाव से पहले फरवरी में बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक कदम आगे बढ़ते हुए सत्ता में आने पर महिलाओं को 3000 रुपये देने का वादा कर दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का भी वादा कर दिया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए विधेयक पेश कर दिया। हालांकि विपक्ष के विरोध के चलते ये बिल पास नहीं हो सका। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया और जनता को बता दिया कि कांग्रेस टीएमसी समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसके साथ ही ममता एक पुराने बयान जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात में बाहर निकलने की सलाह दी थी, उसके बदले पानीहाटी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी तो बंगाल की महिलाओं को रात 2 बजे भी बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा। वैसे पिछले कुछ सालों में संदेश खाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने राज्य सरकार की महिला सुरक्षा की छवि को प्रभावित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन से जुड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया। संदेश खाली आंदोलन की प्रमुख चेहरा रेखा पत्रा को हिंगलगंज सीट से और आरजी कर मामले में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया। इसके साथ ही बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट में हुआ बदलाव रहा। राज्य में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या पहले से 7,66,00,000 थी, लेकिन चुनाव से पहले हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद करीब 91 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए। इसके बाद कुल वोटर्स की संख्या घटकर 6,75 करोड़ रह गई, यानी इसमें से लगभग 11.8% की कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार बंगाल चुनाव पर खास नज़र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नज़र में थी। शाह ने लगभग 15 दिन तक यहाँ कैंप करके लगातार रैलियां, रोड शो और खूब सारी बैठकें की। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बूथों को मजबूत, मध्यम और कमज़ोर श्रेणियों में बांटा, जिसमें खास फोकस उन मध्यम बूथों पर रहा जहाँ पिछली बार जीत हार का अंतर बेहद कम था। इसके साथ इस बार उत्तर प्रदेश की तरफ बंगाल में भी भाजपा ने सफल पन्ना प्रमुख मॉडल को नियुक्त कर दिया। साथ ही ये संदेश दिया कि मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा। 2011 से लगातार 15 साल की सत्ता के कारण पैदा हुई सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सीधे व्यक्तिगत हमले से टीएमसी नेताओं की बोलती बंद कर दी। ममता बनर्जी की जगह पूरे सिस्टम और सिंडिकेट राज को निशाने पर ले लिया। मतलब इस चुनाव के बाद मतगणना से प्राप्त रुझानों और आंकड़ों ने साफ कर दिया है, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारे फैक्टर काम कर गए। और सबसे बड़ी बात, काली बनाम काबा का भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव हृदय माचे काबा नैन ए मदीना पर भारी पड़ गया। सनातन का अपमान और हिंदी से दूरी। उधर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन उदयनिधि को ले डूबी। वादों ने ऐसे महाविजय के करीब थलपति को पहुंचा दिया। सनातन का अपमान और हिंदी से दूरी स्टालिन उदयनिधि को ले डूबी। वादा ने ऐसे महाविजय के करीब थलपति को पहुंचाया। तमिलनाडु में जिस तरह की सियासी राजनीति लंबे समय से चली आ रही थी, उस पर अब पूरी तरह से विराम लगता नजर आ रहा है। अपनी आखिरी फिल्म का जन नायकन को कंप्लीट करने और राजनीति में फुल टाइम एंट्री की घोषणा करने वाले एक्टर विजय तमिलनाडु की राजनीति में जन नायक बनकर उभरे हैं। इस राज्य का सियासी समीकरण हमेशा दो सिनेमाई दिग्गजों के परिवारों के बीच ही घूमता नजर आया है। एम करुणानिधि और जयललिता की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के बीच ही लंबे समय से सत्ता का हस्तांतरण होता रहा। वहाँ कई बार सिनेमाई दिग्गजों ने राजनीति में पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन वह या तो सफल नहीं रहे या फिर चुनावी राजनीति में आने के ख्याल के बाद खुद ही उससे अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन इस बार तमिल सुपरस्टार थलपति विजय ने डीएमके और एआईडीएमके के दो पक्षीय लड़ाई की दिशा मोड़ कर रख दी।
उनकी पार्टी तमिला वेत्री कड़गम टीवी के ने ऐसा कमाल कर दिया जिसने करीब 50 साल पहले एमजी रामचंद्रन के करिश्मे की याद दिला दी। 234 सीटों वाली विधानसभा में थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के 100 सीटों से ज़्यादा पर लीड कर रही थी और सत्ता के करीब आ रही है। यह आंकड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि विजय ने यह करिश्मा अकेले शेर की तरह किया है। उन्होंने अपनी लोकप्रियता के दम पर डीएमके के कैडर आधारित मजबूत संगठन वाली पार्टी और दूसरी तरफ एआईडीएमके के ज़मीनी चैलेंज को ध्वस्त करके रख दिया। फिल्मों के कमांडर रहे विजय ने अपनी रणनीतिक बढ़त से सबको चौंकाते हुए चेन्नई की पेरम्बूर और तिरुपुलाचली पूर्व दोनों ही विधानसभा सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना रखी है। 2026 का यह विधानसभा चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव का सूचक बन गया है। इस चुनाव में जनता ने मतदान के जरिए दशकों से डीएमके और एआईडीएमके के बीच राज्य की पारंपरिक सत्ता संरचना को तोड़ दिया और तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन पर सिने स्टार और टीवी के प्रमुख थलपति विजय की शानदार एंट्री का रास्ता खोल दिया। 2021 में सत्ता में आई डीएमके तमिलनाडु में अब सत्ता से दूर होती नजर आ रही है, लेकिन इस बार उससे सत्ता एआईडीएमके ने नहीं छीनी, बल्कि इस बार वहाँ की जनता ने थलपति विजय को अपना राजनीतिक कमांडर चुन लिया। दरअसल तमिलनाडु में हिंदी और हिंदू विरोधी की राजनीति के जरिए सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही डीएमके के नेता एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन को एक तो सत्ता विरोधी लहर और दूसरी सनातन विरोधी उनकी पार्टी की विचारधारा ने जनता के दिल से उतार दिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इस बार पूरी चुनावी अभियान हिंदी विरोध और द्रविड़ पहचान पर केंद्रित कर दिया था, जो वहाँ की जनता को पसंद नहीं आया। वैसे हिंदी विरोध तमिलनाडु की राजनीति का नया मुद्दा नहीं है। राज्य में भाषा और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति लंबे समय से चल रही है। डीएमके तो इसी विचारधारा के साथ राज्य की राजनीति में आई ही थी, लेकिन इस बार उसका हिंदी विरोध का मुद्दा नहीं चल पाया। वहाँ स्वतंत्रता के बाद हुई सबसे ज़्यादा वोटिंग ने साबित तो कर दिया था कि वहाँ के युवा और शहरी मतदाता पुरानी द्रविड़ियन राजनीति में अब दिलचस्पी नहीं रखते और गवर्नेंस, रोजगार, शिक्षा, डीएमके के शासन से मुक्ति चाहते हैं। सीएम एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान भी राज्य में डीएमके की नैया डुबोने नंबर 1 पर रहे। एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन 2023 में सनातन विरोधी एक बयान दिया था और पूरे देश की राजनीति हल्के में इसकी चर्चा जोरों पर थी। 2 सितंबर 2023 को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है, इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। अपने बयान में उदयनिधि ने आगे कहा था, जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को ख़त्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफ़ी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर पूरे देश में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई। उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन उदयनिधि ने नवंबर 2023 में फिर कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं अपने बयान के संबंध में कानूनी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो कहा वो सही था और मैं इसका कानूनी तौर पर सामना करूँगा, मैं अपना बयान नहीं बदलूँगा। ऐसे में तमिलनाडु की जनता ने वोटिंग के जरिए बता दिया कि सनातन धर्म को लेकर स्टालिन की टिप्पणी उन्हें पसंद नहीं आई। वहाँ मतदाताओं ने डीएमके नेताओं की सनातन धर्म पर टिप्पणियों, मंदिर नियंत्रण और सांस्कृतिक नीतियों से नाराज़गी जताई। डीएमके पर यह भी आरोप लगता रहा कि वह हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट्स विभाग के माध्यम से मंदिरों के प्रबंधन और उत्सवों में बाधाएं डालकर हिंदुओं के धार्मिक मामले में दखल देती आ रही है। आपको ये भी बता दें कि इस तरह से तमिलनाडु में भी विजय की राजनीति का स्टाइल भी तमिलनाडु में अन्य से अलग नज़र आया। उन्होंने कमल हासन जैसी इंटेलेक्चुअल राजनीति नहीं की और न ही चिरंजीवी की तरह बीच में हिम्मत हारी। उन्होंने एमजीआर के मास अपील वाले फार्मूले पर काम किया, राज्य के युवा मतदाताओं के बीच अपनी थलपति वाली इमेज को रक्षक की तरह पेश किया। यही वही तमिलनाडु है जहाँ कमल हासन, विजयकांत जैसे फिल्मी सितारे दो ध्रुवी राजनीति के बीच पिस करके रह गए थे। वह विजय ने इस बार यहाँ ऐसी सेंध लगाई कि वो राज्य के नए पावर सेंटर बन करके उभर गए। आपको ये बता दें कि
कि इस तरह से 2017 में रजनीकांत ने यहाँ राजनीति में आने का ऐलान किया था, लेकिन सालों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अंततः स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने कदम पीछे खींच लिए थे। कमल हसन ने 2018 में मक्कल निधि मयम पार्टी बनाई, लेकिन उनकी राजनीति और भाषण आम जनता की समझ से परे थे। उनके पास ज़मीनी स्तर पर काम करने के वाले कार्यकर्ता की भारी कमी थी, जिसके कारण वे कोई बड़ा चुनावी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। आपको अब लिए चलते हैं जोधपुर की ओर। आज भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के जोधपुर में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। बंगाल, असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जोधपुर में ज़बरदस्त जश्न मना। खबर जोधपुर से। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां। जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जीत पर खुशियां मनाई। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आए नतीजों ने पश्चिम बंगाल, असम और में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने पर जोधपुर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जोधपुर शहर के जालोरी गेट चौराहे पर सोमवार शाम को मजमा लगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जताई, साथ ही आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जालोरी गेट पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने बंगाल असम चुनाव में भाजपा की जीत पर खुशी मनाई। भाजपा प्रवक्ता जगदीश धांडिया ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अरब सागर से लेकर गंगा सागर तो एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आज ये दिन आ ही गया। जगदीश धांडिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते ये जीत संभव हुई है। जालोरी गेट पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने जिस तरह का जश्न मनाया, लोगों ने जम करके उनके साथ ढोल बजाए। जालोरी गेट पर भाजपा के नेताओं ने जीत का जश्न मनाया और लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, जिला महामंत्री पवन आसोपा, भाजपा प्रवक्ता जगदीश धांडिया, नरेश सोराणा, रणजीत कड़वा सरा, जिला कार्यकारिणी के सदस्य नरेश पारीक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। अब समय होता है आपसे अनुमति लेने का। मारवाड़ बुलेटिन समाप्त करने की चंद्रमोहन कला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती, जय हिंद।